देखिए कौन सा अनुच्छेद चल रहा था भाई आपका। 71 हो ही गया था। 72 आपका बाद में बताना है। 73 भी हो गया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 चल रहा था और कई चीजें इसमें 74 में आपको बताई गई थी। और क्लाज 2 भी आपको बताया गया था कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। बैठिए भाई। ये खंड 2 भी महत्वपूर्ण है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रियों ने भारत के प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी, इस बात को लेकर आपका क्या कोई कोर्ट या न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि नहीं, या क्या कोई कोर्ट इस बात को पूछ सकता है कि नहीं कि राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या सलाह दी। तो सामान्यतः बैरक तो यही लिखता है कि नहीं पूछ सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताया गया कि राय का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वह न्यायालय पूछ सकता है। तो आप लोग खुद जानिए कि अगर राय किस आधार पर राय दी गई, वह आधार अगर मालूम चल जाए तो ऐसी दशा में राय तो अपने आप ही मालूम चल जाएगी। यानी कि कान सीधे न पकड़कर कैसे पकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, टेढ़ा। इसी को आपका एविडेंस में भी जोड़ सकते हैं कि क्या जो एक्सपर्ट है, क्या जो विशेषज्ञ हैं, वह अपनी राय के आधारों को आपका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन ये भी आपका एपीओजे में आया है कि राय का आधार किस सेक्शन में रेलेवेंट है, किस सेक्शन में सुसंगत है एविडेंस के, इसको जोड़ सकते हैं आपका 51 में। यानी कि एक विशेषज्ञ अपनी राय के आधारों का उल्लेख न्यायालय में कर सकता है और एविडेंस का जो सेक्शन इसमें गवर्न होगा 51, यानी कि आपका 51 को रिलेट कर सकते हैं कौन सी एविडेंस की। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राय का आधार सुसंगत होगा कि नहीं, सुसंगत होता है। और कौन सा एविडेंस का सेक्शन है 51, वो तो आगे बताया जाएगा एविडेंस भाई जब बताया जाएगा तो। अब आइए मंत्रिपरिषद के बारे में चला जाए। अनुच्छेद 75 देखना है आपका। पहले तो मंत्रिपरिषद के बारे में जानिए, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं वह जानिए, और उसके बाद से आपका इत्यादि बातें बताई जाएंगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी आज समझ लीजिए भाई आपका। देखिए आपका प्रधानमंत्री और जितने मंत्री होते हैं, फिर एक बार कवर करिएगा। प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं, इनके सामूहिक नाम को, कलेक्टिव नाम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हिंदी में मंत्रिपरिषद कहा जाता है। यानी कि फिर एक बार देखिए गलत ना हो, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले उन मंत्रियों के बारे में समझिए और तब आर्टिकल 75 शुरू किया जाए। इसमें आपका दो तीन तीन कम से कम केस रटना पड़ेगा और कुछ क्लाज वाइज भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप मंत्रिपरिषद समझिए कि मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनती है। तो प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री, कुछ नहीं, यानी कि जितने संघ के मंत्री हैं और प्लस पीएम, इनके सामूहिक नाम को हम क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी कोई मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो सभी मंत्री अमूमन
उस बैठक में भाग नहीं लेते। जो उच्च स्तर के मंत्री हैं, हाई लेवल के मंत्री हैं, वही भाग लेते हैं। यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कि आपका कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, सामान्यतः वहीं आपका मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेते हैं। तो आपका कैबिनेट मंत्री यानी कि एक प्रधानमंत्री हो गए और मान लीजिए 4-5 आपका कैबिनेट मंत्री हो गए। तो देश की जो सत्ता चलाई जाती है, जो वास्तव में देश गवर्न होता है, वह वास्तविकता ये है कि पूरा मंत्रिपरिषद देश का नीति निर्धारण नहीं करता। कौन करती है? कैबिनेट करती है। तो कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं, अब ये जानिए। प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वह मिलकर कैबिनेट बनाते हैं। तो आप लोग बताइए, मंत्रिपरिषद बड़ी होगी कि कैबिनेट बड़ी होगी? मंत्रिपरिषद। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन प्रत्येक मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। कैबिनेट में आपका कौन आते हैं? तो इधर भैं जगह नहीं तो आगे बैठिए वहीं। कैबिनेट में कौन आते हैं, अच्छे से तैयार रखिए। प्रधानमंत्री और जो हायर लेवल के मंत्री हैं, जिनका नाम हम क्या बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के सामूहिक नाम को मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आपका हर एक जगह जो राष्ट्रपति के बारे में आपको दिखाई देगा, तो आपका यही दिखाई देगा कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेगा। लेकिन एक जगह संविधान में केवल और केवल एक जगह कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, और वहीं पॉइंट पकड़ना है कि आखिर कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो केवल एक अनुच्छेद में, और वह अनुच्छेद है 352, यानी कि अनुच्छेद 352। अब क्यों किया गया, थोड़ा बहुत इसका इतिहास हम बताएंगे, लेकिन कैबिनेट के बारे में 2-4 और बातें जानिए। अब आपका जो क्वेश्चन आजकल का मॉडल है कि मंत्रिपरिषद की एक्चुअल यानी कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें समाहित है। देखिए फिर एक बार, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसके परामर्श से करता है, मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें समाहित है, मंत्रिपरिषद। भाई क्या मारेंगे, मैं कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक्चुअल पावर, वास्तव में जो कार्यपालिका का कार्य किया जाता है वह आपका कैबिनेट द्वारा किया जाता है। तो अगर थोड़ा अंदर जाकर पूछे कि एक्चुअल पावर किस में है, तो कैबिनेट में है। इसी तर्ज पर आपका कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी पूछा गया है, और वह आपका पूछा गया है कि जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, एक्चुअल पावर किसमें है। तो आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों में। चुनाव तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर एक भी अस्थाई सदस्य नकारात्मक मत दे दिया, यानी कि बीटो का प्रयोग कर दिया,
तो कोई व्यक्ति महासचिव के चुनाव को जीत नहीं पाएगा, अर्थात एक्चुअल पावर पूछे तो किसमें निहित है महासचिव के निर्वाचन की, तो सब में नहीं, एक्चुअल मतलब करोड़ पूछ रहा है। तो आपका सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्यों में? 5। अब आइए कैबिनेट ही, अब अनुच्छेद 352 पर आ जाए कैबिनेट के बारे में। जहां तक अनुच्छेद 352 की बात है, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं था। आपका ये प्रयोग जो किया गया, ये संविधान में एमेंड करके किया गया, संशोधन करके किया गया। ये संशोधन क्यों करना पड़ा, उसके पीछे इतिहास भी देखा जाता है। यानी कि आपका रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, तो तात्कालिक कारण न देखिए, इसका इतिहास भी देखना है। तो उसी प्रकार ये कैबिनेट शब्द संविधान में आपका आर्टिकल 352 में क्यों रखा गया, इस पर विचार करना है इतिहास के साथ। देखिए आपका इसके लिए इतिहास ये है कि राजनारायण ने श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि इन्होंने जीत तो हासिल की है, लेकिन ये जीत आपका फर्जीवाड़े से की है, धांधली करके चुनाव जीती हैं, अतः इनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट रद्द करे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया, और जिस दिन रद्द किया उसी दिन आपका हुआ क्या, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वह एक लेटर तैयार की, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास रात में गई और कही कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है देश में, आंतरिक अशांति आ गई है, अतः आप इस लेटर पर साइन करिए, मैंने इस कागज पर, और देश में तीसरा आपातकाल लागू करिए। यानी कि थर्ड इमरजेंसी केवल पीएम के चाहने से ही लागू हो गई, ये नियम आया। तो जब जनता दल की सरकार आई तो 44वां अमेंडमेंट किया और ये कहा कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल लागू नहीं करेंगे, राष्ट्रपति तभी लागू करेंगे जब कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं और पीएम हैं ये लिखित में देंगे, और सबकी उस लिखित पर क्या रहेगी, साइन। तो यानी कि वर्तमान समय में कैबिनेट की लिखित आपका मांग पर ही राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, केवल पीएम की मांग से नहीं। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 352 में, वो भी मूल संविधान में नहीं था। याद रखना है कब जोड़ा गया, 44वें अमेंडमेंट द्वारा। किस सरकार ने जोड़ा, जनता दल की। तो अब फिर बैक होइए, कैबिनेट का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री और कुछ आपका कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपका कैबिनेट का, मंत्रिमंडल हिंदी में कहिए, और यही कैबिनेट देश को चलाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद में, उनका देखा जाए 4 प्रकार के होते हैं, चारों याद किए रहिएगा। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला कैबिनेट मंत्री, यानी कि पहला हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये कुछ अग्रतम एवं प्रमुख मंत्री होते हैं जो मुख्य रूप से नीति का निर्धारण करते हैं, और प्रधानमंत्री और ये कैबिनेट मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल
या कैबिनेट का निर्माण करते हैं। तो स्पष्ट शपथ दिलवाते समय ये लिखा जाता है कि आप किस स्तर के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री पीएम के खास होते हैं, पीएम के नज़दीक होते हैं। जब भी बैठक करनी होती है, यहीं 4-5 लोगों को बुलाकर पीएम बैठक करते हैं और कोई भी आदेश क्या होता है जारी। जैसे कि रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए इत्यादि, ये कैबिनेट मंत्री हैं। जब भी पीएम बैठक करते हैं हमारे, तो केवल 3-4 मंत्रियों को क्या करते हैं बुलाकर बैठक करके और देश कैसे चलाया जाए या क्या नीति बने ये निर्धारित कर लेते हैं। अन्य मंत्रियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो देश को वास्तव में चला कौन रही है? मंत्रिपरिषद नहीं, बल्कि कैबिनेट ही चला रही है। कैबिनेट की ही डिसीजन रहता है मुख्य रूप से, भले संविधान में क्या लिखा गया हो, मंत्रिपरिषद वो अलग बात है। दूसरा मंत्री देखा जाए, दूसरा आपके मंत्री होते हैं, हाँ देखिए भाई आपका ये कैबिनेट मंत्रियों का जो प्रावधान है ये इंग्लैंड से लिया गया है। यानी कि कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। दूसरा आपका स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। अगला देखा जाए, जो स्वतंत्र प्रभार के आपका राज्य मंत्री होते हैं वे भी। अब आइए एक और देखा जाए भाई, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वह अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, वह किसी के अधीनस्थ नहीं होते। फिर एक बार याद रखें, अपने विभाग के वो मुखिया होते हैं, वह किसी के अंडर में नहीं काम करते। और अग्रतम और उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे सर्वोच्च मंत्री कौन है? कैबिनेट। और यही मंत्री पीएम के साथ बैठकों में भाग लेते हैं और देश की नीति का क्या करते हैं? निर्धारण। अब दूसरा मंत्री आइए, आपका स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। यानी कि स्वतंत्र जो प्रभार के आपका राज्य मंत्री होते हैं। देखिए, जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से नीचे के मंत्री होते हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कहा जाता है। ये कैबिनेट से थोड़ा क्या रहते हैं? नीचे। ये भी अपने विभागों के सर्वे सर्वा होते हैं। इनके विभागों के ये मुखिया अपने विभाग के होते हैं। इनके ऊपर भी कोई नहीं रहता। यानी कि कैबिनेट मंत्री भी स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं रहता। और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी स्वतंत्र हैं और इनके ऊपर भी कोई नहीं रहता। लेकिन अंतर ये है कि कैबिनेट मंत्री पीएम के साथ मिलकर कैबिनेट का निर्माण करते हैं और स्वतंत्र प्रभाग के राज्य मंत्री ये कैबिनेट का निर्माण नहीं करते। इनको बैठक में तभी बुलाया जाता है जब इनके विभाग से संबंधित किसी मामले पर कैबिनेट में विचार होता है। फिर एक बार समझिए, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठक में हमेशा नहीं बुलाया जाता। इनको तभी बुलाया जाएगा जब इनके विभाग से रिलेटेड किसी मामले में क्या हो रहा हो, आपका कैबिनेट विचार कर रही हो। नहीं तो ये भी घूमते रहते हैं, जाइए आपसे भी कोई मतलब नहीं। तीसरा मंत्री राज्य मंत्री होता है, स्टेट मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, पहला नियम। ये आपका कैबिनेट मंत्री के सबॉर्डिनेट होते हैं, रटे रहिए। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं? अधीनस्थ होते हैं, इनके नीचे होते हैं। राज्य मंत्रियों को
स्वयं कोई कार्य नहीं मिलता, राज्य मंत्रियों को कार्य कौन सौंपेगा? कैबिनेट मंत्री। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री की पद की शपथ दिलवाई गई तो वह निठल्ला बैठा रहता है, कोई काम नहीं रहता। वह काम कौन सा काम करेगा या कौन सा काम वह करेगा? तो जो काम कौन सौंपे? कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री किसके अंडर में होते हैं? कैबिनेट मंत्री। इन्हें स्वयं कोई कार्य मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता। इसी प्रकार सीआरपीसी में थोड़ा जोड़ने का प्रयास करिए कि जो ये एडीजे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनको स्वयं कोई कार्य नहीं मिलता। यानी कि जो अपर जिला जज होते हैं या अपर सत्र न्यायाधीश क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में अपर जिला जज होते हैं, ये निठल्ले बैठे रहते हैं, इनको कोई काम ऐसे कानूनन नहीं मिलता। तो ये कौन काम सौंपेगा इनको? या तो हाई कोर्ट दे कि ये कार्य करिए या सत्र न्यायालय दे। उसी प्रकार जो राज्य मंत्री हैं, इनको भी अपने आप कोई काम नहीं मिलता, तो इनको काम कौन सौंपेगा? तो करेंगे कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री किसके अधीनस्थ होते हैं? कैबिनेट मंत्री के। चौथा है उप मंत्री, यानी कि उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री या राज्य स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के नीचे होते हैं। यानी कि ये जो मंत्री होते हैं, ये किसके नीचे होते हैं? कैबिनेट मंत्री। और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, इनको भी कोई काम ऐसे नहीं मिलता। इनको तभी कोई काम मिलेगा जब कैबिनेट मंत्री इनको काम सौंपे या स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री इनको काम सौंपे। तो अब चार भागों में बांट लीजिए मंत्रियों को। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, ये इनको कार्य सौंपा, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के अधीनस्थ नहीं होते। लेकिन जो दो मंत्री हमने बताया, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री, ये नीचे होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के नीचे उप मंत्री, और जो नहीं राज्य मंत्री और उप मंत्री किसके नीचे रहता है? या तो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री। इन दोनों को कोई कार्य ऐसे नहीं मिलता, जब ऊपर वाले इनको काम सौंपेंगे तभी ये करेंगे, नहीं तो मंत्री पद लेकर और क्या करिए, झुनझुना बजाते रहिए। ये भी है। यही नियम आपका प्रदेशों में भी चलता है। तो भाई आपका चार प्रकार के मंत्री, दो स्वतंत्र हैं और दो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं ऊपर वालों के। अगला देखिए। अब मंत्री परिषद को बताया गया आपको, अब बैरक से आ जाए तब भाई शुरू किया जाए। बैरक निकाल लीजिए, आर्टिकल 75, और इसी में आपका कहाँ क्या पढ़ना है भाई। आर्टिकल आप 75 निकाल लीजिए और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चनों को भाई देखा जाए। देखिए आपका मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 75 कहता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो क्लाज 1 बताता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जो अन्य मंत्री रहेंगे, चाहे वह कैबिनेट हो, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हो या केवल राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? पीएम की। यानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बने, कौन नहीं, कौन व्यक्ति मंत्री बने,
और कौन सा मंत्री बने, ये मुख्य निर्धारण किसका होता है? राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि ये मुख्य निर्धारण कौन करता है? पीएम। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ भी दिलवाता है और पीएम की सलाह पर किसी मंत्री को क्या कर देता है? बाहर भी कर देता है। यानी कि पीएम को अधिकार है कि किसी मंत्री को जब चाहे तब पद से क्या करे? हटा दें। हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन पीएम के परामर्श से, अपने मन से नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। अगला देखिए 75 का खंड 1A आपका ज्यादा पूछा जाता है। ये जो खंड जोड़ा गया, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया। इसको बैरक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये कब जोड़ा गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये क्यों जोड़ा गया? कि जो लोकसभा के सदस्य संख्या है, मंत्रियों की संख्या, उसके 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितने से अधिक नहीं होगी? 15%। देखिए इसका इतिहास थोड़ा देखना है। ये देखने को मिलता था कि गठबंधन की सरकारें बनती थी, सभी लोग मंत्री पद के लालायित थे कि हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। तो आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाता था। कभी 100 लोगों को, कभी 90 लोगों को, कभी 110 लोगों को मंत्री बना दिया जाता था और इससे सरकार पर ज्यादा बोझ पड़ता था। मंत्रियों का खर्चा इत्यादि सरकार वहन करती थी। तो हुआ कि मंत्रिपरिषद का आकार छोटा किया जाए। तो छोटा कैसे किया जाएगा? तो संविधान ही बदल डालिए। तो संविधान बदला गया। अनुच्छेद 75 में क्लास जोड़ा गया 1A और 1B। तो कब ये क्लास जोड़ा गया वो याद रखना है। किस संविधान संशोधन? 91वें सन याद रखिए। किस सन में? 2003। और कहा गया कि कितने अब अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, उसका कितने % से अधिक नहीं होंगे? 15। तो मान लीजिए 550 सदस्य संख्या है, तो 15% निकाल लीजिए भाई आपका। इसको कटाइए, मान लीजिए 28 ही मान लिया जाए। तो जो अधिकतम, सही है ना भाई आपका? 0 से 0, 10 5 10, हाँ ठीक है भाई। अब 28 में 3 से गुणा कर दीजिए, 28 मान लिया जाए। और 3 का 24, 3 दूनी 14, 8। यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान समय में आपका 550 का अगर हम 15% निकालें तो लगभग आपका 83-84 आएगा। तो पॉइंट में रहेगा तो एक बढ़ जाएगा, यानी कि हम 84 मान लें। यानी कि वर्तमान समय में जो अधिकतम संख्या संघ स्तर पर हो सकती है, वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से। तो 15% कितना आया? लगभग 84। यानी कि पीएम एक निकाल दीजिए तो एक पीएम हो गए। तो और कितने मंत्री हो सकते हैं? 83। राज्य में भी यही नियम अब अप्लाई किया गया है इसी संविधान संशोधन द्वारा। और राज्य में भी ये कह दिया गया कि जो मंत्री होंगे वह 15% से अधिक नहीं होंगे। तो यूपी में निकाल लीजिए। टोटल आपका मान लीजिए 400 पर ही निकाला जाए, 403 सीटें हैं, सही रहेगा गुणा भाग। जो 400 का कितना % निकाल लेते हैं?
15। तो आपका 0 0 कट गया, 15 चौका 60 और एक और जोड़ दिया जाए वो 403 है। यानी कि यूपी में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए? 61। 61 से अधिक नहीं। तो ये संविधान में संशोधन किया गया। पूछा जाता है भाई कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां। कब किया गया? तो चलिए आगे देखिए, खंड अब 2 आ जाइए भाई। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। खंड 2 आइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्टर होंगे, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री हो, ये किसके प्लीजर पर, किसके प्रसाद, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कहा जाता है, किसके प्लीजर पर, किसके प्रसाद पर अपना पद धारण करेंगे? तो पहले तो प्रसाद समझिए, वो बांटने वाला प्रसाद नहीं। अब ये नहीं कि आपका अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, तो वो प्रसाद नहीं जो बाप पाते हैं। अब इसको समझिए, पूछा भी जाता है और जीएस में भी एक क्वेश्चन आता है भाई, देखिए ध्यान से। इसको अभी यहाँ से ना पढ़िए, इसको दूसरे एंगल से पहले पढ़िए, तब हम इसको बैक होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, यानी कि इसको हिंदी, शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। प्रसाद पर्यंत मतलब कि इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि जब तक चाहा जाए तब तक। तो प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है वो संविधान में कई जगह निहित है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, तो यह सिद्धांत आपका किस अनुच्छेद में समाहित है? तो कौन, बिहार पूछा गया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद, अब हम ऑप्शन बता रहे हैं, 308, 309, 310, 311। 4 ऑप्शन बता रहे हैं। 308 में भी नहीं है, 309 में भी नहीं है। भाई आप फिर एक बार हम बताएं, आप कम से कम सतर्क तो रहिए। आप एचजेएस का सिलेबस कुछ चेंज, मैंने कुछ आपका चेंजिंग हुआ है, यूपीजे का सिलेबस चेंज हुआ। तो जब पीडीएफ फाइल आप एक बार देखते हैं तो कम से कम एक बार ऊपर भी तो देखा करिए क्या लिखा है। जैसे ही पढ़ लेते हैं नीचे, ऊपर लिखा हुआ है, जाकर आप देखिएगा कि राज्यपाल की जो अनुच्छेद 309 में जो शक्ति प्रदान की गई है कि वह पब्लिक सर्वेंट के लिए रूल बना सकता है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने ये संशोधन किया। तो फिर एक बार क्रम से याद रखिए। तो भाई फिर हम बता रहे हैं, क्योंकि जब नहीं याद आ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा। अनुच्छेद 308 में स्टेट परिभाषित है, राज्य। अनुच्छेद 309 कहता है कि राष्ट्रपति संघ के लोक सेवकों के लिए नियम बना सकते हैं और राज्यपाल राज्य के लोक सेवकों के लिए नियम बना सकते हैं। तो चाहे एपीओ में संशोधन करना हो, जे में करना हो, इत्यादि में करना हो, तो अनुच्छेद 309 के तहत होगा। और कौन कर सकेगा? वास्तव में मंत्रिपरिषद, राज्यपाल तो केवल क्या करेंगे, नाम मात्र के हैं, तो राज्यपाल के नाम से ही होगा। तीसरा पॉइंट 310 याद रखिए, जो संघ के लोक सेवक हैं वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करेंगे। और जो आपका राज्य के लोक सेवक हैं, किसकी इच्छा पर? राज्यपाल के। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कहते हैं। प्रसाद पर्यंत का क्या कहा जाता है? सिद्धांत।
प्रसाद पर्यंत मतलब कि उनकी इच्छा पर निर्भर करना। तो अब प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किन किन मामलों में लागू नहीं होता, यही पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। कौन सा ऐसा प्राधिकारी है भारत में जिसे राष्ट्रपति जब चाहे तब पद से हटा नहीं सकते, राज्यपाल भी नहीं हटा सकते? तो कुछ तो प्राधिकारियों का नाम बताइए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्या राष्ट्रपति जब चाहे मन से हटा दें? हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं। तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इसमें लागू होता है कि नहीं? नहीं होता। तमाम संस्थाएं हैं जहाँ की राष्ट्रपति की मनमानी नहीं चलेगी, तो अलग अलग बताया जाएगा। फिर बैक होइए अनुच्छेद 75 का क्लास 2 पर कि जो मंत्री होंगे वह किसकी इच्छा पर अपना पद धारण करेंगे, यानी कि किसकी इच्छा हुई तो मंत्रियों को हटा दे और किसकी इच्छा हुई तो रख दे। तो किसकी इच्छा पर धारण करेंगे, किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे? राष्ट्रपति के। लेकिन सतर्क रहना है, चूंकि राष्ट्रपति अपने विवेक से यहाँ कार्य नहीं करता और मंत्रियों की जो वह नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री की क्या करता है? सलाह से। अतः राष्ट्रपति अगर किसी मंत्री को बर्खास्त भी करता है तो किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री, अपने विवेक से नहीं। भले प्लीजर लिखा हो लेकिन अपने विवेक से नहीं करता, किस पर करता है? तो सतर्क रहना है आपका। किसकी सलाह पर मंत्रियों को हटाया जाता है? स्वयं के विवेक पर राष्ट्रपति हटाता है कि पीएम के सलाह पे? पीएम के। अगला देखिए आपका खंड 3 महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। गलती आपका यहीं से होगी। अब 4-5 क्वेश्चन बनाइए। खंड 3 का आपका फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, 4-5 निकल जाइए। देखिए खंड 3 से आपका लगातार क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपका किस अनुच्छेद में समाहित है? और क्लाज वाइज रट कर जाइएगा। तो कलेक्टिव या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के क्लाज 3 में समाहित है। पहला नियम, पहला कंसेप्ट बनाइए। दूसरा नियम यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो आपका पीएम के माध्यम से। अर्थात पीएम जहाज का कैप्टन है, अगर पीएम इस्तीफा दे दे, पीएम मर जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या होगा? जाना होगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति कि राज्यसभा के प्रति कि राष्ट्रपति के प्रति कि इनमें से कोई नहीं? तो रट कर जाएगा किसके प्रति? लोकसभा। अगला क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रोड क्या है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रोड क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला कौन सा अनुच्छेद है या कहाँ से उत्पन्न होती है? बेस क्या है? तो आप मारेंगे आर्टिकल 75 का कौन सा क्लाज? 3। ये हमेशा पूछा जा रहा है। अगला अभी बेरक नहीं चला, अभी क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आपका जवाब रहेगा लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि सामूहिक? सामूहिक। तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहाँ दी गई है? आपका 75 के किस क्लाज में?
3 में। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए सामूहिक उत्तरदायित्व का। अब आइए पहले दो उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा में पास पेश किया गया और लोकसभा में वह विधेयक पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। यानी कि विधेयक के पक्ष में आपका 200 वोट पड़ते हैं और विरोध में कितना पड़ते हैं, 300। यानी कि लोकसभा में सरकार ने कोई बिल या विधेयक पेश किया, विधेयक के पक्ष में 200 मत पड़े और विरोध में कितना पड़े, 300। तो बताइए सरकार जीती कि हारी? भाई पक्ष में तो 200 है, अब विरोध में कितना? तो फिर एक बार यही पॉइंट याद करना है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई विधेयक लोकसभा में लाती है, यानी कि मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री किसी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करता है और वह विधेयक आपका कह सकते हैं कि विधेयक पर प्रस्ताव के पक्ष में कम वोट और विरोध में ज़्यादा पड़ता है, इसका मतलब कि केवल मंत्री अब नहीं जाएंगे, पूरा मंत्रिपरिषद स्वाहा होगी। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत बचाई हुई है कि खो दी है, खो दी हैं, और पूरे मंत्रिपरिषद को अब जाना होगा, इस्तीफा देना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और ये लोकसभा के प्रति होता है। अब दूसरा उदाहरण राज्यसभा में आइए। अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया गया, विधेयक के पक्ष में कम वोट पड़े, विपक्ष में ज़्यादा पड़े, तो क्या मंत्रिपरिषद बचा रहेगा कि जाएगा? बचा रहेगा, क्योंकि राज्यसभा के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब समस्या ये आई कि आपका बहुमत कहाँ साबित किया जाएगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में? सरकार बहुमत रखती है कि नहीं, ये कहाँ डिसाइड होगा, लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। अब पाकिस्तान का भी उदाहरण देखिए। पाकिस्तान में कई सांसदों ने और कई पार्टियों ने इमरान खान से किनारा कर लिया। अब समस्या ये आई कि वहाँ के जो लोकसभा हैं, अब सरकार तो वहाँ जिम्मेदार होगी। जब लोकसभा में आपका बहुमत है तो आप सरकार चलाइए, और जब लोकसभा में आपका बहुमत क्या है, नहीं है, तो आपको इस्तीफा देना होगा। तो इमरान खान इस्तीफा ही नहीं दे रहे थे और कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और सदन को अनिश्चित काल के लिए वोटिंग ही नहीं कराए। जानते थे कि हमारे पक्ष में कम और विरोध में क्या पड़ेगा, ज़्यादा। तो स्पीकर ने क्या काम किया कि सस्पेंड कर दिया वोटिंग का, और सस्पेंड मतलब अब वोटिंग ही नहीं होगी। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग कराइए, क्योंकि सस्पेंड भागने से काम नहीं चलेगा, वोटिंग कराइए। और वोटिंग कराकर सदन में ये डिसाइड होगा, किस सदन में, लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा से क्या मतलब, चाहे पास हो या फेल हो, उससे कोई सेहत पर असर सरकार की नहीं पड़ती। यानी कि अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पास नहीं हो पाया तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा में कोई विधेयक पास नहीं हो पाया, विरोध में ज़्यादा मत पड़ गए, यानी कि सरकार के पास बहुमत का क्या है, अभाव, और पीएम और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब इतना समझाने का एक लाइन मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो क्रोड है भारत में, आधारशिला है या जहाँ से क्रिएट होती हैं, वह विद्वानों ने बताया है कि आर्टिकल 75 का कौन सा क्लाज है, आपका 3 है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है,
लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों लोकसभा। सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि व्यक्तिगत? सामूहिक। अर्थात फिर एक बार समझिए, यानी कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, इसका निर्धारण सदन में होगा, रोड पर नहीं, राज्यसभा में नहीं। तो किस सदन में होगा? लोकसभा में। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस पर वोटिंग होगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा और विरोध में कम मत पड़ते हैं, यानी कि सरकार के पास बहुमत सदन में नहीं है, तो नहीं है, तो पूरा मंत्रिपरिषद अब क्या दे? बचा रहेगा कि इस्तीफा देना होगा। और इमरान खान इस्तीफा देकर क्या हुए? अब इस्तीफा क्या हो, गिर गई सरकार, तो अब क्या, गया मामला, दूसरा पीएम बन गया। तो ये आइए अगला देखा जाए। खंड 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद शपथ ग्रहण करने के पहले वह शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, यानी कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, बिना दुर्भावना के आपका संचालन करूंगा और अपने कार्य, अपनी पद और गोपनीयता क्या करूंगा? बनाए रखूंगा। अर्थात कैबिनेट में क्या डांट फटकार लगी, क्या बातें हुई, मंत्रिपरिषद में क्या बातें हुई, क्या इसको ओपन किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण पाकिस्तान से भी समझिए। अभी आपका पाकिस्तान में, ये सही बात है कि अमेरिका ने कुछ दखल दिया है, तभी पाकिस्तान की सरकार गिरी है। क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ है, तो इमरान खान आपका बलगहिया लड़ाने चले गए, उसी बीच रूस, यानी कि चले गए पुतिन से मिलने, तो अमेरिका नाराज हो गया और कहा कि हमारे दुश्मनों से मिल रहे हो, तो यानी कि आपका, तो ऐसी दशा में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। और आपका कह सकते हैं कि एक दे दिया गया, आपका कह सकते हैं कि लेटर आ गया, और लेटर में ये लिखा गया कि इनकी सरकार को हटाया जाए, क्योंकि ये कहाँ मिल गया है? आपका किससे मिल गया है? रूस से। और वहीं लेटर सीक्रेट था, और सीक्रेट लेटर को ओपन कर दिया गया। तो जब आप गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो क्या गोपनीयता भंग करेंगे? नहीं, तो इसके लिए मुकदमा हो सकता है कि आपने गोपनीयता को क्या किया है? भंग किया है। तो आप गोपनीयता भंग न करिए, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट